हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चिकू पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। किसके लिए? टेंथ बोर्ड एग्जाम के लिए, आरबीएससी के टेंथ बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। तो फिर से स्वागत है आपका, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चिकू पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम यहाँ पे आज के क्वेश्चन करने वाले हैं और आई होप आपको क्वेश्चन जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको मज़ा आएगा। ठीक है ना। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बारे में मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट को देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है मैं। हाँ, देखो क्या कहा जाए कि हमें बोल रहा है कि जब भी हमें कोई भी दो इक्वेशन, मैंने कल भी समझाया था आपको, कोई भी दो इक्वेशंस जो होती हैं लीनियर इक्वेशन है, हमें किस फॉर्म में मिलते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का है ना, हमें इस फॉर्म में मिलता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जब हमें कोई इक्वेशन मिलता है तो उसमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 जो है वो क्या है? a1 a2 b1 b2 c, और ये दोनों जो है x और y के क्या है? कोफिशिएंट हैं। तो जब हम इनकी तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, इनका रेशियो का कंपेयर करते हैं, तो उनसे हमें क्या रिजल्ट मिलता है उसको हम अब यहाँ पे अब कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पहले दो इक्वेशन दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए हैं आपको। क्या दिया हुआ है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे आप एक चीज़ समझो कि जब हम a1 a2 का रेशियो निकालते हैं, देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 1, और यहाँ पे x का क्या है? 3। तो 1/3 a1 a2 का रेशियो आ गया, b1 b2 का रेशियो आ गया -2/4, c1 c2 का रेशियो आ गया 0/-20। अब इसमें सी की कोई टर्म नहीं है, जो ऊपर वाला है पहला इक्वेशन है इसमें सी की कोई भी टर्म नहीं है, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? c1 की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे 0 रहेगी। c1 की वैल्यू क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो जब हम तीनों को कंपेयर करते हैं तो आपको देख रहे होंगे जो सी तो क्या आ जाएगा? सी तो क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। 0 आ चुका है ना। लेकिन हम इन दोनों को कंपेयर भी करते हैं, a1 a2 और b1 b2 को कंपेयर जब हम करते हैं तो ये क्या निकलता है? बिल्कुल ही डिफरेंट निकलता है। मतलब ये क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन में b2 के। तो इसको हम कहेंगे, इन दोनों लाइंस को कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे ये लाइन है, एक लाइन ये है, इनको कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहा जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जब ये प्रतिच्छेद करती हैं तो उसको कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, कि जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसका क्या होता है? ओनली वन सॉल्यूशन होता है। कल की वीडियो में भी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपको ग्राफ बनवाएगा, आपसे ग्राफ बनवाएगा तो ग्राफ में ये कहेगा कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन, आपने ग्राफ बनाई, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई, मान लिया कि इंटरसेक्ट कर रही है 5 और 4 पर, 5 और 4 पर, कहाँ पे? 5 और 4 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस। तो हम क्या कह देंगे? इसमें x की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? 5 आएगी, और y की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इस तरीके से हम इंटरसेक्टिंग लाइन से हम किसी भी इक्वेशंस का क्या निकाल सकते हैं? सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब कोई भी रेशो इक्वल नहीं होता है तो ओनली वन सॉल्यूशन होता है और इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। चलिए अब सेकंड वाले की में बात करते हैं। अब सेकंड वाले में आप देखोगे तो 2/4, 3/6, 3/6, 9/18। देखो यहाँ पे देखो, एक चीज़ समझ रहे हो आप? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब तीनों का रेशियो क्या आ रहा है? तीनों का रेशियो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई? 1/2। क्या दिख रहा है? 1/2 यहाँ पे हमें तीनों का रेशियो मिल रहा है।
अब जब 1/2 मिल रहा है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तीनों ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो इन लाइंस को कहा जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहा जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन होगी उसी के ऊपर क्या होगी, दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है, उसको कहा जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके क्या हो जाएंगे, अनंत सॉल्यूशन हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। कैसे, अब देखो भाई, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि जहाँ पे लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं उसी को उसका सॉल्यूशन कहा जाता है, बताया था अभी। अच्छा, एक चीज़ समझो यहाँ पे ये लाइन है, इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन है, ठीक है ना, इसी के ऊपर ये दूसरी लाइन है। तो यहाँ से ये हमें दिख रहा है साफ साफ कि इससे यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी जगह पे क्या कर रही है भाई, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, हर पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो भाई हर पॉइंट ही इसका क्या हो जाएगा, हर पॉइंट ही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और इसीलिए हम इसको कहेंगे, इसके क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना, मैनी सॉल्यूशंस इसके हो जाएंगे इसी वजह से, ठीक है ना। तो यही चीज होती है, तो मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना, मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन। आगे बोल रहा है कि आगे इक्वेशन दे दिया इसने ये दोनों, आगे इक्वेशन इसने ये दोनों इक्वेशन दे दिया हमें, क्या दे दिया, x+2y - 4 2x+4y - 12। अब यहाँ पे आप A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन में B2 मिलेगा आपको, B1 अपॉन में B2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप देख सकते हो, क्वेश्चन में आ जाओ भाई, क्वेश्चन में आ जाओ। यहाँ पे देखो, 2 अपॉन में क्या है 4, 3 अपॉन में क्या है 6, 9 अपॉन में 18। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9। अच्छा 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 अच्छा, सेकंड वाला करने लग गए हम, सेकंड का तो कर ही लिया ना हमने, थर्ड का देखना हमें। अच्छा, थर्ड का देख लो, देखो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, ठीक है, 1 और 2, 1/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। मतलब ये देखो सी वाला जो आया है 1/3 रेशियो आ रहा है, C1/C2 का रेशियो क्या आया, 1/3, C1/C2 का रेशियो है 1/3। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि A1/A2 B1/B2 के क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन C1/C2 इन दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं होगा। तो इन लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, पैरेलल लाइंस कहेंगे, पैरेलल लाइंस कहेंगे। तो इधर सॉल्यूशंस की बात करते हैं, पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे हम। पैरेलल लाइन में देखो, एक ये लाइन हो गई और इसके पैरेलल लाइन ये है। अब ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। जब ये कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन होगा, नहीं होगा। क्यों, जब भी दो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं उसका सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होने वाला है। इसलिए हम इसका कहेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तभी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइंस होंगी तो नो सॉल्यूशन होगा, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहाँ, तो चलिए अब चलते हैं। आई होप आपको टेबल समझ में आई होगी। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के बारे में। बोल रहा है कि ग्राफिकली द इक्वेशन से 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0 रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। अब बोल रहा है इंटरसेक्टिंग, देखो यहाँ पे क्यों ऑप्शन दिया इंटरसेक्टिंग, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग विद 1 सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग विद 2 सॉल्यूशन, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स एंड कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। अब आपको बताया गया था कि तीनों लाइन की जो कंडीशंस होती हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 की कंडीशन है वो आपको याद रखनी है। वो आपको अगर याद नहीं है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब A1 A2 का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो A1 A2 का रेशियो निकाल लेते हैं। A1 A2 यहाँ से क्या आएगा, A1/A2, A1/A2, A1/A2 आपका यहाँ पे आ जाएगा 6/2, 6/2, ठीक है ना। B1/B2 क्या आ जाएगा, B1/B2 आ जाएगा -3/-1, -3/-1। C1/C2 क्या आ जाएगा, C1/C2 आ जाएगा 10/9, 10/9। अब आप देख रहे हो जब मैं इनको कैंसिल करता हूँ,
जब मैं इनको कैंसिल करता हूँ तो मैंने इसको कैंसिल किया 3 आ गया, इसको कैंसिल किया 1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल किया 3 अपॉन में 1 ही आ गया। अब ये दोनों कैंसिल हो नहीं रहे हैं, तो हमारे पास फाइनली क्या बचता है कि A1 A2 इक्वल है B1 B2 के नॉट इक्वल है C1 C2 के। ये कंडीशन हमारे पास फाइनली बचती है, ठीक है ना। ये कंडीशन जब हमारे पास बचती है तो इसके लिए हमने पीछे नोट किया था कि ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। क्या होंगी भाई, पैरेलल लाइंस यहाँ पे होने वाली है A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2। इन क्वेश्चंस में जब दोनों इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, C इक्वल नहीं है, तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। आपको टेबल को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आने वाले। इस तरीके से आप A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशो निकाल के देख लेंगे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पैरेलल लाइंस, सॉरी एक सेकेंड, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा पैरेलल लाइंस, ऑप्शन नंबर C। आगे बोला है कि the pair of equations x plus 2y plus 5 is equal to 0 minus 3x minus 6y plus 1 is equal to 0 have a solution, दो solution, many solution, no solution। अब देखो यहाँ पे वही हमें करना है, A1 A2 B1 अपॉन में B2 C1 अपॉन में C2 का रेशियो निकाल के हमें देखना पड़ेगा। मेरे को पता था ये किस में काम आने वाली है, टेबल को मैंने इसीलिए आपको पहले करवाया था, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे A1 अपॉन में A2, यहाँ पे A1 अपॉन में A2 का रेशियो 1 अपॉन में -3, B1 अपॉन में B2 का रेशियो, B1 अपॉन में B2 का रेशियो 2 अपॉन में -6, ठीक है ना। C1 अपॉन में C2 का रेशियो, C1 अपॉन में C2 का रेशियो 5 अपॉन में 1। अब देखो कैंसिल करके देखो, 2 को इससे कैंसिल करोगे -1 अपॉन में 3 ही आपका आने वाला है। मतलब आप एक चीज़ देख रहे हो, देखो A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में -3 है, इस माइनस को हम ऊपर भी तो लगा सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इससे, ठीक है ना। तो ये क्या -1 अपॉन में 3 है, B1 अपॉन में B2 भी -1 अपॉन में 3 है, लेकिन C1 अपॉन में C2 नॉट इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कि A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 के, नॉट इक्वल है C1 अपॉन में C2 के, नॉट इक्वल है C1 अपॉन में C2 के। अब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो उसके क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट होने वाला है, C ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। जब पैरेलल लाइन है तो कोई भी सॉल्यूशन उन लाइन्स का नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन उन लाइन्स का नहीं होगा। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करें। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट, ठीक है ना। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट देन द लाइंस विल बी, तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट हो सकती हैं। कंसिस्टेंट लाइन जब जो होती है ना, मैं आपको बताता हूँ कि 3 कंडीशन थी हमारे पास, 3 कंडीशन थी, एक था कोइंसिडेंट की, एक था इंटरसेक्टिंग, एक था पैरेलल। अब तीनों कंडीशन में आपको याद रखना है कि पैरेलल जब पैरेलल की कंडीशन होती है ना, जब पैरेलल कंडीशन होती है तब लाइन कोइंसिडेंट नहीं होती है, सॉरी कंसिस्टेंट नहीं होती हैं। पैरेलल की कंडीशन में लाइन कंसिस्टेंट नहीं होती हैं, समझ में आ रही मेरी बात। बाकी दो को क्या बच गई, इंटरसेक्टिंग बच गई और कोइंसिडेंट बच गई, दोनों में कंसिस्टेंट होती है, समझ में आ रही मेरी बात। सिर्फ पैरेलल की कंडीशन में कंसिस्टेंट नहीं होती, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट की कंडीशन में कंसिस्टेंट होती हैं। तो मैं यहाँ पे आपका राइट आंसर आपको समझ में आ भी गया होगा, क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों हो सकता है, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों हो सकता है। आगे बोल रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू -7 हैज 1 सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। अब देखो जब दो लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू -7 है, तो इसका क्या होगा भाई, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा वो मैं भी आपको समझा देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, वो लाइन कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। वो लाइन कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। देखो एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, ठीक है ना। दोनों में y इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब ये y है, ये वाला क्या है, ये वाला y है आपका, ये वाला आपका x है, ठीक है ना। तो इसमें देखो y इज इक्वल टू 0 दे दिया, तो वो लाइन कहाँ पे होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। मान लो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन है, y इज इक्वल टू 0 है इसमें, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या समझोगे कि जो लाइन y इज इक्वल टू -7 है,
y इक्वल टू -7 है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ये यहाँ पे मान लो y इक्वल टू -7 है, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वन सॉल्यूशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। ऐसी दो ही कंडीशन हो जाएंगी जहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग करेंगी। क्लियर है जी, ठीक है। चलो तो देखो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको समझ में आ भी गया होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोला था द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू ए y इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट बी एंड ए, कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी, इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी, इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। कैसे, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया कि कोई भी दो लाइंस हैं, x इक्वल टू होगा तो x की वैल्यू जो होती है वो पहले आती है, y की वैल्यू जो होती है वो बाद में आती है। समझ गए। अब इस पॉइंट को मैं लिखूंगा तो a अब इंटू में b लिखूंगा ना, तो ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ऐसे ही करना है। मान लो यहाँ पे तो a और b दिया हुआ, वहाँ पे बोल देता कि x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3, क्या इंटरसेक्टिंग करेंगे भाई, -2 और 3 पे इंटरसेक्टिंग करेंगी, -2 और 3 पे। समझ में आ रही मेरी बात। बस इतना समझ लो, जहाँ पे भी आपको ऐसी कंडीशन मिलती है तो सीधा आपको क्या कर देना है, आंसर टिक कर देना है, ठीक है ना। फॉर व्हाट वैल्यू के डू द इक्वेशंस 3x - y + 8 एंड 6x - ay इक्वल टू -16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। अब अच्छा, अब कोइंसिडेंट लाइन इसने बोल दिया। कोइंसिडेंट लाइन का आपको बताया था कि तीनों की तीनों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों के तीनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तीनों के तीनों रेशियो होंगे इक्वल, A1/A2 B1/B2। तो हम क्या कर लेंगे, ओनली B1/B2 का यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। चलिए हमें अब इनकी वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है 3, A2 की क्या है 6, B1 की क्या है -1, B2 की क्या है -k, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया 1/2 इक्वल टू 1/k। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा k इज इक्वल टू 2। तब हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा k इज इक्वल टू 2। अब k इज इक्वल टू 2 कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो एक ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना के वाले, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि हम ए का ही यूज़ करें, ए वाले रेशियो का ही यूज़ करें। भाई हम जिसमें जो वेरिएबल की वैल्यू पूछी है ना, उसका तो कंपलसरी है यूज़ करना, लेकिन उसके अलावा सी का भी कर सकते हो और ए का भी कर सकते हो, बशर्ते वो लाइन आपको कोइंसिडेंट दी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है द लाइन्स आर वैल्यू ऑफ के। इसमें भी के की वैल्यू पूछी है भाई। अब इसमें देखो क्या दे दिया, पैरेलल दे दिया। अब पैरेलल में आपको बताया था कि ओनली फॉर क्या होता है, पैरेलल में हमारे पास होता है A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के। सी का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, देखो A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू कितनी है 3, A2 की कितनी है 2, A1 की कितनी है 2k, सॉरी B1 की कितनी है 2k और B2 की कितनी है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4k बराबर 15, क्या जाएगा 4k बराबर 15, k बराबर 15/4, k बराबर 15/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बराबर 15/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भाई, ये के वाले वैल्यू मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस भी बच्चे ने ये वीडियो देखी है उसने एग्जाम के लिए अपने 2 नंबर कंफर्म कर लिए हैं। 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा, 1 नंबर का जो ब्लैंक वाला क्वेश्चन आएगा ना वो आ सकता है, या फिर शॉर्ट टाइप आंसर वाला भी आ सकता है। समझ में आ रही मेरी बात। तो 2 नंबर आपने 100% आपकी कंफर्म कर लिए हैं अगर ये इस वीडियो को ध्यान से समझा है तो। आगे देखिए 8वां नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे वैल्यू पूछी है आपको सी की, यहाँ पे आपको सी की वैल्यू पूछी है इसने।
तो दिया हुआ है द पेयर ऑफ इक्वेशंस सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 6x - 2y इज इक्वल टू 3 विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यदि इसके पास क्या है, मैनी सॉल्यूशन है। अब मैंने बताया था कि मैनी सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है, कोइंसिडेंट में। अब कोइंसिडेंट में तीनों के तीनों क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में B2, तो हम B1 अपॉन में B2 का ही यूज कर लेंगे, सी के चक्कर में हमें क्यों पढ़ना है, ठीक है ना। B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, C अपॉन में 6, C अपॉन में 6, B की वैल्यू क्या है -1 और यहाँ पे क्या है -2, ठीक है ना। अब माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और C इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, मतलब C की वैल्यू कितनी आई 3, C की वैल्यू कितनी आई 3। अब यहाँ पे राइट आंसर जो आ जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन हमारा दिया हुआ है A इज इक्वल टू 3। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का 9 का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि one one equation of a pair of a dependent linear equation -5x + 7y + 2, इसके ऊपर डिपेंडेंट कौन सा रहेगा। अब देखो इसमें आप जब इन ऑप्शंस को देखोगे, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना एमसीक्यू में, वो ऑप्शन के थ्रू किए जाते हैं। अब आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है या फिर किससे किया है, -2 से। समझ में आ रही मेरी बात। साइन का तो फंडा हम बाद में समझेंगे, पहले आप डिजिट को देखोगे तो आपको साफ साफ पता लग रहा है कि किससे मल्टीप्लाई किया होगा, या तो 2 से मल्टीप्लाई किया होगा या फिर -2 से। अब देखो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई जब हम इसको करते हैं तो -10x + 14y बराबर 4, और जब हम -2 से करते हैं तो इसके देखो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। पहला बन जाएगा 10x तो माइनस का था प्लस का बन जाएगा। 7 को -2 से करेंगे तो -14y, ठीक है, और 2 को -2 से करेंगे तो -4। अब देखो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, दोनों में से ऑप्शन डी हमारा देखो तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा। जब हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाला आ जाएगा, तो डी वाला आ जाएगा, डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो अब की बार मैंने क्वेश्चंस के आंसर भी आपके लिए यहीं पे छोड़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। अगर आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, समझ गए। और मैं 100% कह सकता हूँ कि जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चंस ध्यान से पढ़े हैं उसने अपने 2 नंबर एग्जाम के लिए 2 नंबर, ज़्यादा तो मैं नहीं फेंक रहा, क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही यहाँ से 2 नंबर के आने वाले, तो मैं कह रहा हूँ कि उसने ज़्यादा नहीं, अपने 2 नंबर 100% के लिए कंफर्म कर लिए हैं, कोई निश्चिंत दो राय ही नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। वो कहते हैं ना, इसके ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। चलो, तो मैथ्स विद चीकू पर आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए छांट छांट कर लेकर आ सकूँ, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।